नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, इस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में आज बड़ी गिरावट का दिन, सेंसेक्स 900 तो निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा। मेटल, पावर, ऑटो में भी सबसे ज्यादा गिरावट। सभापति धनखड़ की मिमिक्री पर पारा गरम। बीजेपी सांसदों ने सदन में घंटे भर खड़े रहकर विपक्ष पर किया हमला। सड़क पर उतरे जाट। सफाई में कल्याण बैनर्जी ने कहा, मिमिक्री है आर्ट, अपमान का इरादा नहीं। तारीख पर तारीख होगी पुराने जमाने की बात। अपराध से जुड़े 3 कानूनों को लोकसभा ने दी मंजूरी। एफआईआर होगा ऑनलाइन, तय समय में पूरी होगी सुनवाई। अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी। एक अखबार से इंटरव्यू में कहा, सबूत मिलने पर जांच जरूर, लेकिन आरोपों का भारत अमेरिका रिश्तों पर असर नहीं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी। 2 साल का बिल्डर पर बकाया, पेनाल्टी और ब्याज हुआ माफ। फिर से डराने लगा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 500 मामले, नए वेरिएंट के 21 कंफर्म केस, टोटल एक्टिव मामले 2311। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। अमेरिका में ट्रंप को जोर का झटका। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका। 14वें संशोधन का हवाला दिया। अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है ट्रंप की उम्मीदें। खबरों की शुरुआत करेंगे धनखड़ की खबर के साथ। दरअसल संसद में सुरक्षा चूक पर शुरू हुआ राजनीतिक हंगामा। 141 सांसदों की सस्पेंशन के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और अपमान पर आकर टिक गया है। आज एनडीए के सांसदों ने राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के साथ समर्थन जताने के लिए खड़े होकर कार्यवाही में हिस्सा लिया। धनखड़ ने कहा कि वो संसद और उपराष्ट्रपति पद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहीं कल से लेकर आज तक देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता इस पर बयान दे चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जिस तरीके से संसद में उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, इससे वो आहत हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की और विपक्ष के व्यवहार पर दुख जताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना समर्थन उनको जताया। तो वहीं आज संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति से कहा कि एनडीए सांसद उनके सम्मान की लड़ाई जारी रखेंगे। इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्यवाही जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। वहीं जो ज्यादातर विपक्षी नेता थे वो तो कल्याण बैनर्जी का बचाव करते हुए दिखे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मिमिक्री जगदीप धनखड़ की हुई है, उपराष्ट्रपति की नहीं। इतने ऊंचे पद पर बैठे आदमी का जाति की बात करना शोभा नहीं देता। तो वहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि उनका मकसद राष्ट्रपति को अपमान करना नहीं था। इसी तर्ज पर कल्याण बैनर्जी ने यह भी कहा कि मिमिक्री एक कला है। लोकसभा में प्रधानमंत्री भी मिमिक्री कर चुके हैं। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. I have a great respect for Dhankar ji. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, not seriously.
तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले को जाति से जोड़ने पर आपत्ति जताई है। खड़गे ने कहा कि सभापति का काम दूसरे सदस्यों को संरक्षण देना है, लेकिन वो खुद ही इस तरीके का बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता? उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी मिमिक्री को जाट समुदाय और किसानों का अपमान भी बताया है। इसको लेकर जाट समुदाय के लोगों में भी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। जाट समुदाय के लोगों ने इस पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के महिपालपुर में खाप पंचायत की बैठक बुलाई गई। जाट समुदाय के लोगों ने कल्याण बैनर्जी और दूसरे विपक्षी नेताओं से मांग की है कि वो उपराष्ट्रपति जाट और किसान समुदाय से माफी मांगे। तो वहीं एक एक्टिविस्ट विनीत जिंदल ने संसद की एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज कर कल्याण बैनर्जी के निष्कासन की भी मांग कर दी है। इस बीच विपक्षी सांसदों के खिलाफ स्पीकर का एक्शन अभी भी जारी है। आज भी 2 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एक केरल कांग्रेस मणि के थॉमस थे और दूसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के AM आरिफ। ये दोनों ही सांसद सदन के भीतर प्ले कार्ड दिखा रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में एक प्रस्ताव सदन में रखा। इसके बाद ही लोकसभा से ये निलंबित किए गए। सांसदों की संख्या अब जो निलंबित किए गए हैं वो बढ़कर 97 हो गई है, जबकि संसद के दोनों ही सदनों की अगर बात की जाए तो अब तक 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं विंटर सेशन से। तो वहीं आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी थे। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि जल्द ही अधिकारियों की बैठक होगी और अलग अलग योजनाओं में जो बकाया राशि है उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र पर योजनाओं का पैसा रोकने का आरोप लगाया। ममता ने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। ममता ने कहा था कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मद में केंद्र ने पश्चिम बंगाल को पैसा देना बंद कर दिया है। 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। 223 का जो बजट हुआ था वो बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। PM ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन को जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बार दे दिया। और क्या खड़गे होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा? ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया अलायंस की कल हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई है। हालांकि खुद खड़गे कह चुके हैं कि नेतृत्व पर चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। फिलहाल मिलकर चुनाव लड़ने और जीतने पर फोकस करना है। लेकिन ममता बनर्जी ने आज भी ये बताया कि उन्होंने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर कुछ लोगों की सहमति बनी है। उसका एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। और क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा बनेंगे खड़गे और क्या होंगे इसके राजनीतिक मायने? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे मार्केट की, जहां शॉकर की बात है। आज बाजार में रिकॉर्ड तेजी पर पहुंचने के बाद सीधे पलट गया बाजार और जोरदार बिकवाली से धड़ाम हो गया। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ आज बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 3% ज्यादा गिरकर आज बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा, ये हरियाली में आखिरकार ये लाल रंग कहां से छा गया? मार्केट के आज हाईलाइट्स क्या क्या रहे?
देखिए, आज पहला हाफ गुलजार था, बाजार अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा था। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब अच्छी तेजी में थे, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार में बिकवाली आई क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ी वोलेटिलिटी वहाँ एक्सपेक्ट भी कर रहा था बाजार। लेकिन उन सेक्टर्स में जहाँ पर बहुत जोरदार तेजी अब तक देखने को मिली है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आई। मिसाल तौर पर PSUs, मिसाल तौर पर अदानी समूह, मिसाल तौर पर वो तमाम कैश मार्केट के रियल एस्टेट इंफ्रा कंपनीज जहाँ पर जोरदार खरीदारी थी वहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और एक तेज बिकवाली के साथ वो बंद होते हुए दिखाई पड़े। लार्ज कैप की सेल ऑफ उतनी इंटेंस नहीं थी जितनी मिड कैप की थी। मतलब अंदाज इस तरह से लगा लीजिए कि करीब करीब 2700 शेयर NSE के जो कि डिक्लाइन के साथ थे और 300 शेयरों में तेजी थी। वहीं आंकड़ा 3000 प्लस था BSE में डिक्लाइंस का, और वहां पर भी जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था वो कहीं ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ब्रॉडर मार्केट से बिकवाली थी। BSE के सभी सेक्टर लाल निशान बंद होते हुए दिखाई पड़े। कैश मार्केट के शेयरों में और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फॉल था। स्मॉल कैप, मिड कैप 3% से ज्यादा टूटे, लेकिन इसको मल्टीपल ट्रिगर्स के तौर पर देखना चाहें तो आप एक प्रॉफिट टेकिंग का सेशन कह लीजिए, या फिर जिस तरह से लगातार मोमेंटम था उस मोमेंटम के बाद थोड़ा सा पॉज कह लीजिए, तो इस तरह से कुछ ट्रिगर्स बनते हुए दिखाई पड़े, या कोविड के बढ़ते हुए केसेस कह लीजिए। ऐसे कुछ रीजंस बने जिनके आधार पर मार्केट में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक अच्छा सेल ऑफ मार्केट में आज सेकंड हाफ के अंदर हमने आता हुआ देखा है। जी, इस बीच कौन से सेक्टर में और शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन रहा? देखिए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज गेनर से ज्यादा आपको लूजर स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे और लूजर्स की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा होगी। तो पहले कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात करें निफ्टी में, तो आज ONGC, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, ये कुछ 3 नाम ऐसे थे जो कि इंडेक्स में फिर भी बढ़कर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसके ठीक उलट जब गिरावट वाले शेयर देखेंगे तो अदानी पोर्ट 6% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेज 6% नीचे, UPL 5% नीचे और टाटा स्टील करीब 4% के आसपास बिकवाली यहाँ तो दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में विजया डायग्नोस्टिक करीब 8%, वी-मार्ट रिटेल 4%, कल्याण ज्वेलर 2% और रेडको खेतान करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां भी थी। लेकिन यहां पर भी जो बिकवाली थी उसमें ज्यादा हेवी सेल ऑफ यूको बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन ओवरसीज बैंक और साथ साथ रतन इंडिया पावर जैसे स्टॉक जो कि करीब 4 से लेकर 11% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मीडिया शेयरों में बिकवाली तो PVR, TV18, सारेगामा और सन टीवी कुछ ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 4% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे। तारीख पर तारीख वाला डायलॉग जो है वो अब पुराने जमाने की बात होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा ने अपराध से जुड़े 3 कानूनों को मंजूरी दे दी है। अब ना सिर्फ आप ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकेंगे बल्कि आपके मामले की सुनवाई भी तय समय सीमा में पूरी हो सकेगी। अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। जी, तो FIR को डिजिटल किया जाएगा और इस खबर को और समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस बिल के पास होने से आपराधिक जो मामले हैं उनके निपटारे में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, दरअसल अपराध को ज़्यादा जल्दी से जल्दी उस मामले में सजा दी जाए और जो पुराने धारणा थे कि हमें दंड देना है, दंड की बजाय न्याय देने पर फोकस किया जाएगा। और इसके लिए 3 जो पुराने कानून थे, IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम, उन तीनों की जगह नए कानून यहाँ पे सरकार ने लाने का फैसला लिया है, जिसको भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य बिल का नाम दिया गया है। अगर मोटे तौर पर कहें तो मिसाल के तौर पर जो पहले हम कहा करते थे कि जो FIR दर्ज किया जाएगा, तो FIR में सबसे बड़ी बात कि डिजिटल FIR तरीके से होगा। आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकेंगे, FIR कहीं से भी दर्ज कर सकेंगे और E-FIR की व्यवस्था पहली बार लाई गई है। FIR दर्ज होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है सुनवाई को लेकर के। यहाँ पे ऑनलाइन सुनवाई का प्रावधान दिया गया। ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह पेश हो सकता है। बलात्कार के मामले में खास प्रावधान ये किया गया कि अदालत में जो भी कार्रवाई चल रही होगी, बगैर अदालत की इजाजत के आप उस कार्रवाई
दवाई को कहीं प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। एक जो तारीख पे तारीख वाली बात आपने कही, तुरंत तय समय सीमा के भीतर फैसले हों, इसका भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मिसाल के तौर पर 90 दिन में पुलिस को फरियाद का स्टेटस देना होगा, 90 दिन में आरोप का चार्जशीट फाइल करना होगा, 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे, सेशन कोर्ट में सुनवाई होने के 30 दिन से 60 दिन के भीतर फैसला देना होगा, सर्च के दौरान वीडियोग्राफी जरूरी होगी। तो ये कुछ व्यवस्था की गई ताकि जल्द से जल्द तुरंत न्याय मिल सके। आसान और पुख्ता जांच की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्च और जफ्ती में वीडियोग्राफी अनिवार्य किया गया है। फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आर्थिक सुरक्षा पर जो खतरा होता है उसको भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर नकली नोट छापना जैसे अगर कोई काम करता हुआ पाया गया तो वहां पे आपको खासतौर से आतंकवाद के दायरे में आपको शामिल किया जाएगा। इस तरह से कई सारे पुराने प्रावधान थे, पुरानी धाराएं थी, उसको ही बदला गया है। तो ये पूरे आपराधिक मामले की जांच न्याय के मामले में एक कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला है सरकार का। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि देश में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मामले अब 2300 हो गए हैं। तो वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक मीटिंग की है। इसमें अलर्ट मोड में रहने के साथ ही पैनिक होने से बचने को भी कहा गया है। इस बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए देश के लोगों को सजग रहने की अभी भी जरूरत है। देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज़ करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज़ का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर कोरोना का डर जो है वो बना हुआ है और ये अभी गया नहीं है। इस पर ज्यादा डिटेल्स इस खबर को समझते हैं। दीपाली इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे दीपाली बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स है कोरोना को लेकर आपके पास। देखिए, आज जो समीक्षा बैठक हुई है, आखिर ये समीक्षा बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से कोविड अब देश में फैल रहा है, इसको आप आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 2 हफ्ते पहले जो रोजाना केसेस आ रहे थे वो 100-110 के बीच में थे, लेकिन इस हफ्ते आते आते उनकी संख्या 250 हुई, 350 हुई और कल की बात करें तो 500 से ज्यादा केसेस आए हैं। तो काफी तेजी से कोविड के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 2300 का आंकड़ा ये पार कर चुकी है। तो आज इसी के मद्देनजर एक इम्पोर्टेंट रिव्यू मीटिंग की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से। केरल, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, ज्यादातर राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके हेल्थ मिनिस्टर शामिल हुए, मुख्य सचिव शामिल हुए। तो एहतियात बरतने के निर्देश एक बार फिर से सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं। और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने भी कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, वो हमारे बीच में ही है और लगातार हम देख रहे हैं कि वेरिएंट बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो चिंता है सबसे ज्यादा वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है JN.1, जिसको लेकर जताई जा रही है। अभी जो लेटेस्ट नंबर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया उसके मुताबिक देश में 21 केसेस कंफर्म्ड हुए हैं जो इस नए सब वेरिएंट के हैं। तो राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं और ये काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि गंभीर होने की स्थिति इसमें काफी कम बनी रहती है, लेकिन ये फैलता काफी तेजी से है। तो एहतियातन हम देख रहे हैं कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड में बुजुर्गों के लिए मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। आने वाला न्यू ईयर का सीजन है, त्योहारी सीजन है, तो ऐसे में राज्यों को कहा गया है कि वो हर एक जो एहतियात है वो जरूर बरते। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत मिल गई है। कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने और अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक पैकेज यूपी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। डिटेल लेते हैं इस खबर पर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास।
देखिए, दरअसल जिस पैकेज को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है और इसमें 2 बड़े फैसले हैं जो घर खरीदारों के लिए और घर बनाने वाले डेवलपर के लिए राहत देने वाली बात है। सबसे पहली बात, अगर डेवलपर की बात करें तो वहां पे 2 साल के जीरो पीरियड को मंजूरी दी गई है। यानी कोविड की वजह से डेवलपर ने लैंड की फी नहीं चुकाई, जमीन का ब्याज नहीं चुकाया, ऊपर से जुर्माना लगा दिया गया। वो 2 साल के इन सारे जुर्माना, ब्याज और पेनल्टी सबको माफ कर दिया जा रहा है। इससे डेवलपर की माली हालत सुधरेगी, अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे घर खरीदार हैं जो घर में तो चले गए, पोजीशन मिल गया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके जो डेवलपर है उसका बहुत सारा पैसा अथॉरिटी के ऊपर बकाया है। अब अथॉरिटी एनओसी दे नहीं रही है, तो फैसला ये लिया गया कि ऐसे मामले में रजिस्ट्री करने की छूट दी जाए। तो इससे करीब 1 लाख ऐसे घर खरीदारों को फायदा होगा जो पोजीशन ले लिए हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे दूसरे भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिससे करीब 2.5 लाख घर खरीदारों को कुल मिलाकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, लक्ष्मण जी। और बड़ी संख्या में लोगों का ये मानना है कि ऑफिस में काम करने के दौरान झपकी लेने से आपकी थकान मिटती है। ये हम नहीं, एक सर्वे कह रहा है। तो काम के बीच में पावर नैप कितना जरूरी है, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।